Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. This is our fourth episode of class 10th history chapter number 1 यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म में यूरोप की हम बात करें। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि कैसे रूढ़िवादिता का उदय होता है। वीना कांग्रेस के बाद रूढ़िवादी शासन है उसकी स्थापना कर दी जाती है यूरोप में, जो कि धक्का था एक राष्ट्रवाद के विकास के लिए। दूसरी तरफ उदारवादी थे जो राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किए हुए थे, जो राष्ट्रवाद के साथ साथ वो राष्ट्र राज्यों के गठन के लिए तैयार थे। इसी दौर में नया एक सिलसिला शुरू होता है, वो शुरू होता है क्रांतिकारी दौर, क्योंकि उदारवादियों के लिए एक यही कदम रह गया था कि क्रांति की जाए जिसके द्वारा राजतंत्र और निरंकुशवाद है उसका तख्ता पलट दिया जाए। तो आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम क्रांतियों के दौर की बात करेंगे। दो महत्वपूर्ण क्रांति 1830 की जुलाई क्रांति जो फ्रांस में हुई थी उसकी बात करेंगे, और ग्रीक क्रांति जिसे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्रांतिकारियों के बारे में। मेजनी के बारे में भी हम समझेंगे। क्रांतिकारी उदारवाद के विचार के संरक्षक थे। वो रूढ़िवादी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी कि जो उदारवादी है वो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कई गुप्त जो संगठन है उनका गठन किया जाता है। अब ये जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां यूरोप में हो रही थी उसके कई सारे उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? पहला जो उद्देश्य था वो था इन संगठनों का कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करना और पूरे यूरोप में उनके विचारों को फैलाना। किसके? राष्ट्रवाद के विचारों को, राष्ट्र राज्य के विचारों को, लोकतंत्र के विचारों को, उनके विचारों को फैलाना। दूसरा था 1815 की वीना कांग्रेस के बाद स्थापित जितने भी राजशाही सरकारें थी, राजतंत्र की सरकारें थी, जिन्होंने लोकतंत्र को धक्का दिया था, एक तरीके से उन्हें आगे बढ़ते हुए पीछे कदम उठाने पड़े थे लोकतंत्र के लिए, उसका विरोध करना भी इनका उद्देश्य था। इनका उद्देश्य था स्वतंत्र और जो निरंकुश शासन है उससे स्वतंत्रता के लिए लड़ना, यानी कि जो तानाशाही है, जो राजतंत्र है उसका विरोध करना और राष्ट्र राज्यों के निर्माण के विचार पर जोर देना या उसके लिए प्रयास करना, ये उद्देश्य था। यानी पहला उद्देश्य था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करना, दूसरा उद्देश्य है यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाना, तीसरा उद्देश्य था राजशाही है उसका विरोध करना, चौथा उद्देश्य था वीना संधि है उसके बाद बने राज्यों का विरोध करना, और पांचवा था राष्ट्र राज्यों के गठन के लिए प्रयास करना, कोशिशें करना। तो इस तरीके से पूरे यूरोप में बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन होता है। सीक्रेट सोसाइटीज़ मतलब भूमिगत थी, क्योंकि इन लोगों को एक तरीके से शासन का विरोधी माना गया था, तो इनकी धरपकड़ काफ़ी ज़्यादा तेज थी। तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी यानी गुप्तचर तरीके से छुप के इन्होंने अपनी गतिविधियों को जारी रखा। जैसा हम अपने देश की अगर राष्ट्रवादी गतिविधियों की बात करें तो उस वक्त हमारे देश के भी जो युवा थे उन्हें भी इस प्रकार की सीक्रेट सोसाइटी बनानी पड़ी थी, क्योंकि सरकार के द्वारा उनके ऊपर प्रतिबंध था। तो ऐसा ही यूरोप में हुआ। अब उनमें से महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी थे, सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी उस दौर के, वो थे मेजनी। तो थोड़ा सा हम मेजनी के बारे में जानते हैं, क्योंकि मेजनी के बारे में क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है। इस इतालवी क्रांतिकारी का जन्म 1807 में होता है और ये कार्बनेई जो एक गुप्त संगठन है उसके सदस्य बन जाते हैं। 1831 में उनको निर्वासित कर दिया जाता है। निर्वासन का अर्थ है देश निकाला दे दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने लिगुरिया में विद्रोह करने का प्रयास किया था, ये उनके ऊपर आरोप था। उसके बाद वो दो गुप्त संगठन बनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये 1 मार्क्स के लिए। दो गुप्त संगठन है उनकी स्थापना करते हैं, मार्सले में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। दो गुप्त संगठन बनाते हैं वो, और इनके उद्देश्य वही थे जो क्रांतिकारी संगठनों के उद्देश्य थे, और वो इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि उनके प्रयास सफल नहीं रहे इटली के एकीकरण के लिए, लेकिन इन्होंने मार्ग प्रशस्त जरूर किया आगे के लिए। ये मेजनी जो थे वो राजतंत्रीय सरकार के खिलाफ थे, यानी लोकतंत्र के समर्थक थे, तो राजतंत्र के खिलाफ थे, और ये रूढ़िवादी शासन के खिलाफ थे। उदारवादी थे ये, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी थे वो सारे क्या थे? उदारवादी थे। मैटरनिख ने उन्हें सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ये मैटरनिख कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर। तो उन्होंने इन्हें सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रिया किसी एक देश के चांसलर है, वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर ऐसा कुछ करें तो इसका मतलब इनके जो प्रयास थे वो बड़े लेवल पे थे। तो ये सबसे प्रमुख
क्रांतिकारियों में से एक थे मेजनी, जिनके बारे में नोट लिखना या आप क्या जानते हो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है। अब हम कुछ क्रांतियों की बात करेंगे। 1830 से 1848 का जो समय है यूरोप में, उसे हम क्रांतियों के युग के रूप में जानते हैं। कब से? 1830 टू 1848 का टाइम जो है, उसमें कई सारी क्रांतियां होती है। उनमें से कुछ मुख्य क्रांतियां हैं, जैसे 1848 की जो पर्शिया की क्रांति या फ्रैंकफर्ट संसद है, वो एक क्रांति थी। उसकी बात करेंगे हम जुलाई क्रांति, और हम बात करेंगे जो यूनान की ग्रीक रेवोल्यूशन है उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्रांतियों के युग में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई। तो ये क्रांतियां हैं कि रूढ़िवादी शासन को सत्ता के एकीकरण ने उदारवाद और राष्ट्रवाद को यूरोप के कई क्षेत्रों में क्रांति से जोड़ा, क्योंकि रूढ़िवादी शासन है वो दोबारा से वियना कांग्रेस के बाद सत्ता पे कब्जा हो चुका था। तो उदारवादियों ने एक ही तरीका अपनाया, वो था क्रांति का तरीका। इतालवी या जर्मन राज्य है या ओटोमन साम्राज्य, आयरलैंड, पोलैंड के प्रांतों में इस प्रकार की क्रांतियां होती है। उदारवादी लोग हैं, कई क्रांतियां करते हैं, कई प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं। इन क्रांतिकारियों में मुख्य तौर पर, क्योंकि मध्यम वर्ग था, उदारवादी वर्ग था जो जागरूक था, पढ़ा लिखा था, तो उनमें शामिल थे पेशेवर प्रोफेसर थे, उसमें स्कूल शिक्षक भी थे, कलरक भी थे, और व्यापारी वर्ग के लोग भी शामिल थे। पहली जो क्रांति थी इस वक्त में जो महत्वपूर्ण थी वो थी जुलाई क्रांति, जो फ्रांस में हुई थी 1830 में होती है। बोर्बोन साम्राज्य, बोर्बोन किंग, जिन्हें 1815 के बाद वीना कांग्रेस के बाद सत्ता में स्थापित कर दिया गया था फ्रांस में, यानी कि उनको दोबारा राजा बना दिया गया था, उनको हटा दिया जाता है, उनके शासन को क्रांतिकारियों द्वारा उखाड़ फेंका जाता है। लुई फिलिप को संवैधानिक सम्राट घोषित कर दिया जाता है। वहाँ एक संविधान बनाया जाता है फ्रांस में, और लुई फिलिप वहाँ संवैधानिक सम्राट बन जाते हैं, यानी कि सारी शक्तियाँ वो कानून के हाथ में होती है, चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, और नाम मात्र की शक्तियाँ लुई फिलिप के पास होती है। तो ये जुलाई क्रांति थी जिसने एक बार फिर से फ्रांस में सत्ता परिवर्तन कर दिया था। 1789 की क्रांति के बाद वहाँ पर डायरेक्टरी रूल लागू हुआ, फिर परिवर्तन हुआ, नेपोलियन आए, फिर परिवर्तन हुआ, दोबारा से राजवंश की स्थापना हुई, इस बार फिर संवैधानिक राजवंश की स्थापना हो गई। तो ये पहली क्रांति थी 1830 की क्रांति। इसके तहत इसी क्रांति के दौरान बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है इसी समय में, और ये भी एक क्रांतिकारी गतिविधियों का परिणाम होता है। तो ये थी फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830। उसके बाद ग्रीक क्रांति, जिसे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1830 में। ये स्वतंत्रता का ग्रीक का युद्ध था। इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी 1821 में, क्योंकि ग्रीक उस वक्त, जो ग्रीक या यूनान की हम बात करें तो ये उस वक्त अधीन था ओटोमन साम्राज्य के, उसका एक हिस्सा था। और 1821 में ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता के लिए ग्रीक में या ग्रीस में, यूनान में आंदोलन की शुरुआत होती है। काफ़ी सारे देशों का समर्थन मिलता है, क्योंकि ग्रीस की संस्कृति, इतिहास बहुत अनमोल और बहुत उच्च दर्जे की रही थी। तो पश्चिमी यूरोपीय देश है, उनको भी समर्थन मिलता है ग्रीक की इस आज़ादी के युद्ध के लिए। कई कवि, कलाकार जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति से प्रभावित थे, प्रेरित थे, वो इस स्वतंत्रता युग में, इस युद्ध में यूनान के साथ आते हैं। जैसे लॉर्ड बायरन, इसकी आपने, जो कवि है, महान कवि है अंग्रेजी भाषा के, इनकी आपने कोई पोएम भी ज़रूर पढ़ी होगी। तो ये लोग इनका समर्थन करते हैं। 1832 में जो कुस्तुनतुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल की जो संधि है, उसके तहत ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तो ये 1821 से 30 तक चली एक क्रांति थी। और इसे हम स्वतंत्रता का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई थी। किससे? ओटोमन साम्राज्य से। किसकी? ग्रीस की। क्या होता है? लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और क्या होता है? पश्चिमी देश इसको सपोर्ट करते हैं। और क्या होता है? कलाकार लोग भी इसके साथ जुड़ते हैं। फिर परिणाम ये निकलता है 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये थी ग्रीक रेवोल्यूशन। तो हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा जो सेशन था, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे मेजनी को छोड़ करके। और ग्रीक रेवोल्यूशन में से ग्रीक को स्वतंत्रता कब मिलती है, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। खूब ध्यान से आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।